सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जो योजनाएं हमारे रीट के सिलेबस में दे रखी है। पहली 3 क्लासों के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, और आज के इस चौथे पोर्शन के अंदर हम दोस्तों बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जो योजनाएं वर्तमान सरकार के निर्देशन में चल रही है या इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा योजनाओं को प्रारंभ किया गया था, उन योजनाओं की चर्चा आज के हम इस सेशन के अंदर करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि पिछली 3 वीडियोस आपको जन कल्याणकारी योजनाओं के अच्छे लगे हैं तो अपने अधिकतम दोस्तों तक जो है वो दोस्तों पहुँचाइएगा। इन वीडियोज़ के माध्यम से हमारा जो पर्पज़ है वो केवल इतना है कि आपको कम समय के अंदर अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो आप तक जल्दी से जल्दी जो है वो पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज हम बात करेंगे हमारे चौथे भाग के अंतर्गत सामाजिक और जो अधिकारिता विभाग है उसके अधीन जो योजनाएं इंपॉर्टेंट योजनाएं हमारे रीट के सिलेबस में संचालित हो रही है उनकी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। देखिएगा, ये योजनाएं हैं जिन योजनाओं की चर्चा आज हम करेंगे, जिसमें एक बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना की चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना पढ़ने वाले हैं। पालनयार योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री कन्यादान / हथलेवा योजना हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ जो आप एक फोटो देख रहे हैं, ये श्री वीरेंद्र कुमार जी हैं जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दोस्तों मंत्री हैं, तो आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं। तो लेते हैं आज की पहली योजना जो है बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना। वर्तमान सरकार ने बाबा साहेब के नाम से 2 योजनाएं दोस्तों प्रारंभ करी है, जिसमें पहली योजना आपकी पंचतीर्थकर योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए 5 जो महत्वपूर्ण तीर्थ है उनकी यात्रा कराना है। ये इसका एक बेसिक पर्पज़ है। तो ये योजना हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ये योजना कब प्रारंभ हुई, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है, ये इसी साल प्रारंभ हुई बाबा साहब के नाम पर 14 अप्रैल 2025 को। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा साहेब पंचतीर्थकर योजना प्रारंभ कब हुई, तो प्रारंभ हुई दोस्तों 14 अप्रैल 2025 को। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है जो एससी समुदाय के जो लोग हैं, लोगों को बाबा साहेब से संबंधित जो 5 प्रमुख तीर्थ स्थल है ना, उन तीर्थ स्थलों की दोस्तों यात्रा करवाना जो है इस योजना का मुख्य बिंदु है। अब ये महत्वपूर्ण बनता है। आपसे पहले तो सीधा पूछा जा सकता है कि पंच तीर्थ कौन से इसमें लिए गए हैं, तो एक तो लिया गया है मध्य प्रदेश का जो महू क्षेत्र है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर बाबा साहेब का जन्म हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म स्थान है वो पंचतीर्थ के अंदर शामिल है। दूसरा लंदन जो कि यूके या इंग्लैंड में है, जहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, वो पंचतीर्थ के अंतर्गत लिया गया है। तीसरा पंचतीर्थ लिया गया है वो है जी नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पर इन्होंने इनकी दीक्षा भूमि कहलाती है। दिल्ली जहाँ पर इनका निधन हुआ या जहाँ पर इनका निधन हुआ था, जिसको महापरिनिर्वाण भूमि भी बोलते हैं, उसको पंचतीर्थ में शामिल किया गया है। और मुंबई महाराष्ट्र जो कि इनका समाधि स्थल है, तो इन 5 जगहों को पंचतीर्थ के नाम से बनाकर 14 अप्रैल 2025 को एससी समुदाय के जो लोग हैं उनको इन 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को दोस्तों इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अगली बात जो याद रखनी है कि इस योजना का बजट कितना है, तो प्रथम चरण में इसका बजट जो है वो दोस्तों 1 करोड़ रुपए जो रखा गया है। 1 करोड़ रुपए इसका बजट है। और प्रथम चरण के अंदर 4 जगह देखिए, महू जो कि इनका जन्म स्थान था, इसके अलावा नागपुर जो कि इनकी दीक्षा भूमि थी, दिल्ली जहां पर इनका निधन हुआ, और मुंबई जहां पर इनका समाधि स्थल है। इन 4 जगहों की यात्रा जो है वो दोस्तों पहले चरण के अंतर्गत जो है वो करवाई जाएगी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले चरण में किस क्षेत्र को छोड़ा गया, तो याद रखिए अभी तक लंदन जो है वो प्रथम स्तर के अंदर या प्रथम चरण में लिया नहीं गया है। इसको छोड़कर बाकी जो 4 स्थल है ना, उन 4 स्थलों की यात्रा जो है प्रथम चरण के अंतर्गत जो है वो करवाई जाएगी। इस योजना का बजट दोस्तों 1 करोड़ रुपए रखा गया है। तो याद रखिए महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि लेटेस्ट इसी साल के अंदर 2025 के अंदर प्रारंभ हुई है। वर्तमान सरकार के द्वारा इस योजना को संचालित किया गया है। तो प्रश्न आने की संभावना दोस्तों इस योजना में से
जो है बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। जो दूसरी योजना इस गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई है वह है जी बाबा साहेब अंबेडकर सबल योजना। इस योजना के अंतर्गत देखिए उन गांवों का चुनाव किया गया है जिन गांवों के अंदर एससी समुदाय की जो संख्या है वो 50% से ज़्यादा है ना। ये हमें याद रखना है कि 50% से अधिक आबादी वाले ऐसे गांव जहां एससी समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है, उन गांवों के ढांचे को सुधारने के लिए, उन गांवों का विकास करने के लिए, उन गांव में बेसिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा ये दूसरी योजना बाबा साहेब के नाम से दोस्तों प्रारंभ की गई है। इस योजना की जो 2-3 बातें हमें याद रखनी है, ये भी बाबा साहेब की 134वीं जयंती के ऊपर प्रारंभ हुई है ना। पंच तीर्थकर योजना के दिन इसको प्रारंभ किया गया 14 अप्रैल 2025 को। और ये यदि थोड़ा आइडिया रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार जब लंबा प्रश्न बनता है ट्रू फॉल्स का तो एक लिख देगा कि ये योजना बाबा साहेब की 134वीं जयंती के ऊपर प्रारंभ हुई थी, तो बिल्कुल ठीक बात है। उद्देश्य हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा इसने क्या कहा कि 50% से अधिक, ये याद रखना है, ऐसे गांव जहां पर 50% से अधिक ऐसी आबादी वाले गांव में उनके बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए और विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का प्रारंभ दोस्तों हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है। अब इसका बजट कितना निर्धारित हुआ है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि 250 करोड़ रुपए जो है इस योजना पर वर्तमान सरकार के द्वारा दोस्तों खर्च किए जाएंगे। तो इस योजना के अंतर्गत जो अंबेडकर सबल योजना है, इसमें 3 बिंदु आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी ज़्यादा इसकी जो है पड़पंज में नहीं पढ़ना। आप ये जो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं ना, वो दोस्तों हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप कतई इस बात को अपने दिमाग में नहीं रखें कि जी मैटर कम मिल रहा है या मैटर ज़्यादा मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ें मिल रही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में कनेक्ट होगी। यदि ये 3 बातें आपके दिमाग में हैं कि ये योजना ऐसे गाँवों के लिए है जिनकी आबादी 50% से अधिक है, वहाँ पर उस गाँव के ढांचे को सुधारने के लिए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट जो है हमारी सरकार ने निर्धारित कराकर इस योजना के ऊपर दोस्तों खर्च किया जाएगा। तो ये योजना 14 अप्रैल 2025 को 134वीं जयंती के ऊपर, अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के ऊपर वर्तमान सरकार के द्वारा दोस्तों चालू करी गई 2 योजनाएं थी। एक तो पंच तीर्थकर योजना थी और एक बाबा साहेब संबल योजना जो है, यानी बाबा साहेब अंबेडकर संबल योजना प्रारंभ की गई थी। चलते अगली योजना की ओर जो काफ़ी समय से चल रही है, नाम है जी मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। जैसा कि देखिए इसके नाम में है कोचिंग योजना। ये योजना सामान्यतः जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, या जो कैटेगरी वाइज जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है ना, जो अच्छी कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो है जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बेहतर वहाँ पर पढ़ाई कर सके, उनके लिए कि उनको निःशुल्क जो है कोचिंग दिलाई जाए एक निश्चित प्रोसेस के द्वारा। फॉर्म हम लोग अप्लाई उसमें करते हैं, फिर एक मेरिट बनती है और उस मेरिट के हिसाब से हमारा यदि नंबर आता है तो हमें 1 साल तक को वैलिडिटी जो है इस योजना की 1 साल तक की है कि 1 साल तक जिस कोचिंग सेंटर में हमारा नंबर आएगा वहाँ पर हमें 1 साल तक फ्री पढ़ने की सुविधा जो है वो उपलब्ध रहेगी। और आपकी जो फीस है, जो अन्य खर्चे हैं जो सरकार ने अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से निर्धारित किए हैं, उनका पुनर्बलन उस कोचिंग संस्थान को जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो डायरेक्टली किया जाता है। उसमें हमारा 1 रुपया भी जो है जो भी उस योजना में सिलेक्ट होगा उसका नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस योजना को, देखते हैं इस योजना की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमें याद रखनी है। पहली बात, योजना प्रारंभ कब हुई, बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखेंगे, 5 जून 2021 को ये योजना दोस्तों प्रारंभ हुई। योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग, यानी जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कि मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। ये स्कूली परीक्षा से संबंधित नहीं है, देखिए ना स्कूली कक्षाओं से संबंधित है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। ये 3 बिंदु आपको याद रखने हैं कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। ये इसमें सहायता मिलेगी आपको यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए कोचिंग संस्थान से आपको 1 भी रुपया जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये जितना भी कोचिंग संस्थान को जो पैसा देना है, आपकी फीस देनी है, वो हमारे राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। अब इसमें पात्र कौन कौन है, तो देखिए एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, एसटी, ओबीसी, एमबीसी जो अल्पसंख्यक है, या एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, या अल्पसंख्यक वर्ग के
ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक आय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। यानी पहला तो सीधा याद रखिए कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वो व्यक्ति, वो छात्र इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल है जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम है। यदि आपकी आय 8 लाख रुपए से अधिक है, भले ही आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अब दूसरी बात आई कि क्या राज्य सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या वो कर्मचारी इस योजना के अंदर एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल देखिए, इसका एक बिंदु दिया गया है कि यदि राजस्थान का निवासी हो और यदि वो पे मैट्रिक्स 11 के सरकारी कर्मचारी हैं, ये अभी हमारी सरकार ने जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पे मैट्रिक्स बना रखा है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से। और जो आपका पद है, जैसे प्रिंसिपल है या उसके नीचे लेक्चरर है, वाइस प्रिंसिपल है, अध्यापक है, सेकंड ग्रेड अध्यापक है, उनका एक पे लेवल जो है वो दिया जाता है उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें निर्धारित किया गया कि उस योजना में, इस योजना के अंतर्गत उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चे एलिजिबल हैं जो पे मैट्रिक्स 11 तक जो है ना वो आते हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। जो सामान्य, जो सरकारी सेवा में नहीं है, उनकी यदि आय 8 लाख रुपए से कम है तो आप इस योजना में पात्र हैं। और सरकारी कर्मचारियों के, यानी ऐसे कर्मचारियों के बच्चे जिन कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स 11 या 11 से कम है, वो इस योजना के अंदर दोस्तों पात्र है। अब आया कि इसमें सुविधा क्या मिलती है, तो देखिए इसमें भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष इस योजना के अंदर लाभ दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप हॉस्टल्स में रह रहे हैं, आपको कोई ऐसी जगह प्रोवाइड हुई है कि जहां आपको हॉस्टल उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आपको हॉस्टल में खाने पीने के लिए प्रति वर्ष जो है सरकार के द्वारा 40,000 रुपये की राशि जो है आपको अतिरिक्त देय होगी। इसके अलावा जो फीस है वो फीस डायरेक्टली, अलग अलग जो हमारे कोर्सेज है उनकी अलग अलग फीस सरकार ने निर्धारित कर रखी है, वो डायरेक्टली कोचिंग सेंटर वाले को गवर्नमेंट जो उपलब्ध कराती है, जिसमें हमारा कोई भी रोल बीच में नहीं होता है। लेकिन याद रखिए इस योजना का लाभ जो है वो 1 वर्ष तक जो है वो देय होता है। जैसे वो वर्ष खत्म हुआ फिर अगले वर्ष के फॉर्म खुलेंगे, हम अप्लाई करेंगे और इस प्रकार ये एक चैनल जो है वो रेगुलरली चलता रहेगा। तो ये योजना हमारी मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के नाम से दोस्तों जानी जाती है। फिर से हम यदि रिवीजन करें, प्रारंभ 15 जून 2021। उद्देश्य आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, उन बच्चों को हमारी सरकार निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसमें 2 पात्रता है। सामान्य लोग जो सरकारी सेवा में नहीं है लेकिन यदि उनकी आय 8 लाख रुपए से कम है तो उनके बच्चे इसमें पात्र हैं। और यदि सरकारी सेवा में है, राजस्थान में आप वर्क कर रहे हैं और यदि आपका पे मैट्रिक्स जो है वो 11 या 11 से कम है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें रहने खाने पीने के लिए प्रति वर्ष हमारी सरकार के द्वारा 40,000 रुपये जो है विद्यार्थी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इस योजना का वर्तमान में बड़ा प्रचार हो रहा है, पालनहार योजना। इस योजना को हम बहुत बेहतर यानी अच्छे तरीके से जो है वो दोस्तों करने वाले हैं। तो एक एक बात इसके ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या पात्रता है, क्या इसकी शर्तें हैं और क्या लाभ इस योजना के अंदर दोस्तों देय होगा। पहले तो जैसा कि नाम है पालनहार योजना, यानी पालनहार कौन है, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि यदि माता पिता के अलावा कोई भी व्यक्ति यदि किसी बच्चे का, जिसकी उम्र बेसिकली 18 साल तक है, यदि उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, वो बच्चा उसके साथ रह रहा है, तो उस व्यक्ति को पालनहार जो है ना वो कहा गया है। उस व्यक्ति को पालनहार जो है दोस्तों कहा गया है। यानी एक लाइन में हम यूं कहें कि माता पिता के अलावा यदि वो बच्चा अपनी दादी के पास रह रहा है, अपने किसी अन्य परिचित के पास रह रहा है, तो वो व्यक्ति पालनहार है और उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ, उस बच्चे को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी माता पिता इस योजना के अंदर पालनहार की श्रेणी में नहीं आते हैं। मान लीजिएगा माता पिता का डाइवोर्स हो गया, माँ ने कहीं दूसरी शादी कर ली, माता पिता की मृत्यु हो गई, बच्चा किसी वजह से माता पिता के साथ नहीं रह रहा है, तो वो बच्चा इस योजना का लाभ उठा सकता है। और इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा है दोस्तों, वो व्यक्ति पालनहार कहलाएगा। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, माता पिता पालनहार की श्रेणी के अंदर नहीं आएंगे। माता पिता के अलावा जो भी उस व्यक्ति उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, वो बच्चा दोस्तों पालनहार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं कि योजना प्रारंभ कब हुई, तो योजना प्रारंभ हुई दोस्तों 8 फरवरी 2005। काफी पुरानी योजना चल रही है, लगभग 20 साल पहले की योजना है, लेकिन योजना वर्तमान में भी सरकार की प्रायोरिटी के अंदर जो है वो रह रही है। देखिए उद्देश्य क्या है, जो अनाथ बालक है, जो बेसहारा है,
जो असहाय हैं या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को संस्थागत आश्रय देने की बजाय, इस लाइन को समझिएगा कि इन बच्चों को जो है ना कहीं पर भी हम यूं कहेंगे किसी आश्रम में नहीं भेजा जाए। ये जो किसी एनजीओ के थ्रू बच्चा जो है घर से जिनके माता पिता नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, तो वो किसी अनाथालय के अंदर जाके नहीं पले, है ना। इस एवज के अंतर्गत जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया था कि बजाय एक पारिवारिक माहौल में पालन पोषण और शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना इस योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। यानी ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हैं, बेसहारा हैं, असहाय हैं या सामाजिक रूप से कमजोर हैं, और ये किस लिए प्रारंभ की गई थी, ताकि उन्हें किसी भी अनाथाश्रम या किसी एनजीओ के द्वारा जो आश्रय दिया गया है वहां पर ना भेजकर इस बच्चे की पालन पोषण जो है पारिवारिक माहौल में हो, इसलिए इस योजना को दोस्तों प्रारंभ किया गया था। अब जो नेक्स्ट 3-4 बातें हैं उनको बड़ा ढंग से समझिएगा कि इसमें पात्र कौन कौन बच्चे हैं। प्रश्न आता है पेपर में, नंबर 1 जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता की एक प्रकार से मृत्यु हो चुकी है, या निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा, हम ये कह सकते हैं कि जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, जिसको पेंशन नहीं मिल रही है उसकी पात्र विधवा, या नाता जाने वाली माता पिता के 3 बच्चे, यानी जो महिला है ना, या जो महिला जो है वो नाते चली गई उसके 3 बच्चे हो, या तलाकशुदा, परित्यक्ता या पुनर्विवाह विधवा महिला के बच्चे जिनका पालन पोषण कोई अन्य व्यक्ति जो है वो कर रहा है, या विशेष योग्य जन न्यायिक प्रक्रिया से जिसको मृत्युदंड मिल गया, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, अथवा माता पिता को एड्स हो रखा है, माता या पिता में से किसी को कोई कुष्ठ रोग से ग्रसित है या सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है। सिलिकोसिस बीमारी, जो माता पिता जो पेरेंट्स यूजल खदानों वगैरह में काम करते हैं वहाँ से जो डस्ट निकलता है, यदि वो और उस डस्ट माता पिता के मान लो फेफड़ों में जम गया या उनके शरीर के अंदर चला गया और उससे जो बीमारी होती है उस बीमारी को सिलिकोसिस बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसके पीड़ित माता पिता के जो बच्चे हैं ना उन बच्चों को इस योजना का जो है वो लाभ मिलेगा। तो इन 5 पॉइंटों को ध्यान से रट लीजिएगा कि अनाथ बच्चों के माता पिता, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा जो है उसके बच्चे हैं, या नाता जाने वाली माता पिता के 3 बच्चे हैं, या तलाकशुदा, परित्यक्ता या पुनर्विवाहित विधवा महिला के बच्चे हैं, या विशेष योग्यजन न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं, या ऐसे माता पिता है जिनको एड्स हो रखा है, कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं, तो ऐसे बच्चों के माता पिता जिनका पालन पोषण किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है वो बच्चे इस योजना के अंतर्गत जो है वो दोस्तों पात्र श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आएंगे। अब वह अगली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि ऐसे बच्चों को क्या लाभ देय होगा। तो देखिए ऐसे बच्चों को 3 कैटेगरी जो है वो लाभ की दोस्तों निर्धारित करी गई है। पहला देखिए 0 से 6 वर्ष का जो बालक है उसको मिलेंगे प्रति माह 750 रुपये, ये याद रखिए। आयु वर्ग क्या है, हम सीधा याद रखें कि 6 वर्ष तक का बालक है, उस बालक को 750 रुपये प्रति माह इस योजना में लाभ दे है, लेकिन इसकी शर्त है कि उस बच्चे का आंगनवाड़ी के अंदर जो है वो पंजीयन होना चाहिए, मतलब वो बच्चा पढ़ाई करता होना चाहिए। दूसरा आता है देखिए 6 से 18 वर्ष का जो बच्चा है उसको मिलेंगे 1500 रुपये प्रति माह, लेकिन वो बच्चा विद्यालय जाना अनिवार्य है। ये इस दोनों की मैडेंट्री है। यदि कोई ऐसा बच्चा जो आंगनवाड़ी के अंदर पंजीकृत है, पालन आहार योजना में उसका पंजीकरण हो जाता है, उसकी आयु 6 वर्ष तक है, तो प्रति माह उसे 750 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय जा रहा है तो उसको प्रति माह जो है वो दोस्तों 1500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। और यदि कोई बच्चा अनाथ बच्चा है, इन दोनों के अलावा अनाथ है, भले ही वो उसकी उम्र कोई भी हो, 18 से कम होना चाहिए, यदि उसकी उम्र जो भी है, अनाथ है तो उसको 2500 रुपये प्रति माह जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो याद रखिए अनाथ बच्चों के लिए ये दोनों शर्तें जो है वो नहीं है। जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ है, उसके लिए शर्त दोस्तों ऊपर वाली अलाउ नहीं है। ये उनके लिए अलाउ है जो अनाथ नहीं है, यानी जिनके माता पिता है लेकिन उनका पालन आहार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो लेकिन उनमें 2 शर्तें हैं कि यदि उसकी आयु 6 वर्ष तक है तो आंगनवाड़ी में वो पंजीकृत होना चाहिए, और यदि 6 से 18 वर्ष है तो उस बच्चे का किसी भी निजी या हम यूँ कहेंगे किसी भी राजकीय विद्यालय के अंतर्गत जो है उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन या उस बच्चे का एडमिशन जो है वो होना चाहिए। तो दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। आंगनवाड़ी में जो पंजीकृत है उसको 750 रुपये मिलेंगे, और जो बच्चा
6 से 18 की कैटेगरी में आएगा उसको 1500 रुपये प्रति माह राज्य सरकार के द्वारा देय होंगे। लेकिन जो बच्चा अनाथ है, आप सीधा याद रखें कि जो अनाथ है उसको प्रति माह 2500 रुपये जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। ये तो हो गया जी इनका प्रति माह लाभ। एक राशि जो इन बच्चों को वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए है ना, वो 2000 रुपये जो है वार्षिक अतिरिक्त शुल्क एक बार ही जो है ये दे होगा। मतलब साल में एक बार इनको 2000 रुपये वस्त्र के लिए, स्वेटर या जूतों के लिए जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन याद रखिए यहाँ एक नोट है कि विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं है। मतलब इन पालनहारों को इस योजना का लाभ दोस्तों यानी ये 2000 रुपये नहीं मिलेंगे, ये बाकी रुपए जो है वो इसमें इनको मिलेंगे। बढ़ते हैं, देखिएगा आगे ये क्या कह रहा है। अब इसकी कुछ शर्तें क्या क्या है। पहली शर्त है कि राजस्थान का निवासी हो और उसकी वार्षिक आय जो है वो 1,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। पहली शर्त क्या आई, राजस्थान का मूल निवासी और 1,20,000 रुपये से उसकी आय कम हो। दूसरी क्या है, बालक के बारे में क्या बात है कि 18 वर्ष की उसकी आयु हो और विद्यालय में अध्ययन होने का प्रमाण पत्र ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक है। पहली बात वार्षिक आय, राजस्थान का मूल निवासी, वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से कम। बालक की आयु पूछी जाए तो 18 वर्ष तक होनी चाहिए और विद्यालय में क्या होना चाहिए जी, अध्ययन होने का प्रमाण पत्र उसके पास हो। अब माता पिता के संबंध में क्या क्या चीजें है देखिए। नंबर 1, अनाथ बच्चों, यदि बच्चा क्या है जी अनाथ है तो अनाथ बच्चों के प्रकरण में माता पिता का सरपंच, वार्ड जो वार्ड है या पार्षद द्वारा, यानी जिसे हम वार्ड पंच बोलते हैं, सरपंच है या वार्ड पंच है या पार्षद द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी इनके द्वारा ये प्रमाणित हो कि इस बच्चे की माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा देखिए, नाता जाने वाली माता पिता को नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक होने का उपखंड अधिकारी का प्रमाण पत्र। ये हमारे राजस्थान के अंदर पूछ लिया जाता है कि नाता जाने वाली जो माता है उसका प्रमाण पत्र किस अधिकारी के द्वारा जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये थोड़ा हमें याद रखना है। अनाथ बच्चों के प्रकरण में कि माता पिता की मृत्यु हो गई है, ये प्रमाणित करेगा या तो सरपंच या करेगा वार्ड पंच और या करेगा पार्षद। लेकिन माता नाता चली गई है यानी किसी अन्य की चली गई है और उसको गए हुए जो है वो 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, ये प्रमाणित करेगा जी एसडीएम या उपखंड अधिकारी। तीसरा, पृथकता माता 3 वर्ष से अधिक अपने पति से अलग रहने का। जो पृथकता है एक प्रकार से तलाकशुदा है, यदि वो महिला अपने पति के साथ नहीं रह रही है 3 साल से, और ये भी प्रमाणित कौन करेगा जी, एसडीएम साहब जो है इसका प्रमाणित करेंगे। ऐसे बच्चों के माता पिता जो है ना, जो 3 साल से अलग रह रहे हैं, ये प्रमाणित उपखंड अधिकारी करेंगे। तो इस माता पिता के जो बच्चे हैं इनको भी इस योजना का लाभ होगा। चौथी बात क्या कहता है, तलाकशुदा माता के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा, यानी तलाक हो गया, पृथकता सॉरी जो अलग रह रहे हैं, तलाकशुदा का मतलब जिनका डाइवोर्स हो गया, और न्यायालय के द्वारा ये एक प्रकार से जो है तलाक होने का प्रमाण पत्र जो या आदेश की डिक्री जो है वो अप्लाई करी होनी चाहिए। पुनर्विवाहित विधवा माता पिता का विवाह ओब्लिक पुनर्विवाहित माता पिता द्वारा त्यागी हुई संतान हो वह पालनहार द्वारा उसकी देखभाल की जा रही है, ये भी वार्ड पंच या पार्षद के द्वारा जो है इसका प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया होना चाहिए। कैटेगरी देख लीजिएगा कि पुनर्विवाहित विधवा माता का पुनर्विवाह हो गया ये बात, या पुनर्विवाहित माता द्वारा अपनी संतान को उसने त्याग कर दिया और पालनहार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी पालनहार या देखभाल की जा रही है। यदि ये सरपंच, वार्ड पंच या पार्षद इसको सर्टिफाइड कर देते हैं तो इन बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। या माता पिता जो है वो न्यायिक दंडावेश से दंडित है तो इस एवज में यानी दंडावेश की यानी उनको दंड दिया गया है, माता पिता जेल में है, बच्चा पीछे अकेला रह रहा है और उसकी एक प्रकार से जो है हम यूँ कहें कि उसकी देखभाल किसी अन्य के द्वारा की जा रही है, ये प्रमाणित जो है जो हमारी एक प्रति आ जाती है हमारे पास, चाहे वो कोर्ट की आए, तो उनके भी बच्चे जो है इस योजना के अंतर्गत दोस्तों एलिजिबल होंगे। तो ये जो पात्रता है, शर्तें हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 3 बातें हम लोगों ने करी, पात्रता के बाद में देय लाभ, क्या लाभ होंगे और किन बच्चों को इनका लाभ जो है वो मिलेगा, वो दोस्तों आप बेहतर ढंग से जो है इनको करेंगे। आप इतना एक चीज इनको करते समय अपने दिमाग में रखें कि माता पिता से बच्चा अलग रहना चाहिए और कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है उसका पालनहार जो है या जो पालनहार होगा या उसके द्वारा उस अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी देखभाल जो है ना वो करता हो, तो उन बच्चों के माता पिता इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो जितना भी है कि अनाथ बच्चे हैं यानी माता पिता के अलावा
कोई जो है उनकी देखभाल कर रहा है, या माँ नाता चली गई, 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया और कोई अन्य व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहा है, या माता पिता अलग रह रहे हैं और समय कितना दिया गया 3 वर्ष से अधिक, तो उनके बच्चे इस योजना में एलिजिबल हैं। माता पिता का डाइवोर्स हो गया तो उनके बच्चे इस योजना के अंदर एलिजिबल हैं। या पुनर्विवाहित विधवा माता पिता है, ये शब्द आया पुनर्विवाहित विधवा माता पिता है, या मान लो किसी माँ ने दोबारा शादी कर ली, या तो विधवा थी और या विधवा नहीं थी और किसी वजह से उसने क्या किया जी, दूसरी शादी कर ली। अब वो बच्चा माता पिता के साथ ना रहकर कोई अन्य व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहा है तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। और या माता पिता जो है वो जेल के अंदर हैं और उनको सजा हो चुकी है तो वो उनके बच्चे भी जो किसी अन्य के पास रह रहे हैं, मामा चाचा ताऊ है ना, नानी नाना जो मर्जी हो, उनको इस योजना का लाभ जो है वो दोस्तों देय होगा। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर, जो हमारी है जी मुख्यमंत्री कन्यादान ओब्लिक हथलेवा योजना। ये योजना हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उन लड़कियों को, उन कन्याओं को सहायता देने के लिए स्टार्ट करी गई थी कि जिनकी शादी के समय जिनके पास पैसा नहीं है या शादी के अंदर खर्च करने के लिए जिनके पास में ज़्यादा जो है वो बजट नहीं है, तो ऐसी बच्चियों को कैटेगरी वाइज कुछ सहायता अतिरिक्त जो है राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके माता पिता या बच्चियों पर शादी का प्रेशर जो है, खास तौर से राशि का प्रेशर नहीं हो कि ये पैसा आएगा कहाँ से। तो एक प्रकार से जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनकी शादी पर हमारी सरकार के द्वारा कुछ राशि जो है उनकी शादी के ऊपर उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसके लिए इस योजना को दोस्तों प्रारंभ किया गया था। अब इस योजना की क्या मुख्य बातें हैं देखते हैं। देखिए, ये योजना प्रारंभ हुई 12 अक्टूबर 2020 को। योजना प्रारंभ हुई 12 अक्टूबर 2020 को। इंपॉर्टेंट है, पहले इस योजना का नाम था सहयोग एवं उपहार योजना, सहयोग एवं उपहार योजना था, लेकिन वर्तमान में योजना जो है मुख्यमंत्री कन्यादान ओब्लिक हथलेवा योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है जी आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवारों की जो बेटियां हैं उनको बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों ये वाली कि इसमें किसको लाभ मिलेगा। अशिक्षित यदि बालिका है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 10वीं पास है तो कितने रुपए मिलेंगे, और यदि बीए उत्तीर्ण है या पास है तो कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, इस योजना में 2 कैटेगरी निर्धारित की गई है। पहली कैटेगरी क्या है? एससी समुदाय की बालिका है या एसटी समुदाय की बालिका है या अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार। इसमें देखिए केवल जो है एससी समुदाय, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार है उनको इसके अंतर्गत जो है वो दोस्तों लिया गया है। आप फिर से सुन लीजिएगा, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार है ना, एक तो पहली कैटेगरी तो जो है वो दोस्तों ये निर्धारित कर दी। दूसरी कैटेगरी क्या निर्धारित करी? इसके अलावा जितनी भी शेष श्रेणियां हैं अन्य प्रकार के जो बीपीएल है, यानी जो अल्पसंख्यक यानी बीपीएल है लेकिन अल्पसंख्यक नहीं है वो बीपीएल हो गए, या पालनहार के लाभार्थी हैं जिनको हमने अभी देखा। अंत्योदय परिवार है, जो अंत्योदय योजना चल रही है उसमें कोई परिवार रजिस्टर्ड है, आस्था कार्ड धारक कोई परिवार है, या आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं हैं, कोई विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं, या जो महिला खिलाड़ी है। इसमें महिला खिलाड़ियों को भी इसमें लाभ दोस्तों दिया जा रहा है। तो ये 2 कैटेगरी निर्धारित की गई। आप इतना याद रख लें, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक बीपीएल को छोड़कर जितने भी दूसरे व्यक्ति हैं वो आएंगे जी अन्य श्रेणियों में। अब देखिए इनके लाभ क्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा, यदि एससी, एसटी अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की कोई अशिक्षित बालिका है तो उसको दिए जाएंगे 31,000 रुपए, जबकि शेष श्रेणियों के अंदर ये राशि है दोस्तों 21,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए जो है वो कम हो गए। यदि एससी, एसटी या अल्पसंख्यक बीपीएल परिवार की वो लड़की यदि 10वीं पास है तो उसको राशि मिलेगी जी 41,000 रुपए, और यदि वो लड़की बीए उत्तीर्ण है तो उसको राशि मिलेगी 51,000 रुपए। ये 3 कैटेगरी। अनपढ़ है तो दोस्तों राशि मिलेगी 31,000 रुपए, है ना, जो इस कैटेगरी में आएगी। 10वीं पास है तो राशि मिलेगी 41,000, यानी इसमें 10,000 आप और प्लस कर सकते हैं भाई, 10,000 जोड़कर 41,000 हो गए। ये लड़की जिसकी शादी यदि वो बीए पास है तो आपको इसमें 20,000 जो है वो प्लस कर लीजिएगा। 20,000 यानी 31,000 तो मिलने ही मिलने हैं, उसमें जो है 20,000 और जोड़कर कितने मिलेंगे जी 51,000 रुपए की राशि देय होगी। तो हमने सीधा लिखा है कि अशिक्षित है तो 31,000, 10वीं पास है तो 41,000 और यदि बीए पास है तो 51,000 रुपए की राशि दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है वो मिलेगी। बात करें अन्य श्रेणियों की
तो अशिक्षित यदि बालिका है तो 21,000 रुपये, 10वीं पास है तो उसको 31,000 रुपये दिए जाएंगे, और यदि वो बालिका बीए उत्तीर्ण है तो उसको दिए जाएंगे जी 41,000 रुपये। ये बताने का मेरा पर्पज़ ये था दोस्तों, यहाँ भी यही सिचुएशन है और यहाँ पर भी दोस्तों यही सिचुएशन है। ये बताने का पर्पज़ ये था कि यदि मान लो कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जो हथलेवा योजना है ना, और यदि उसमें SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की कोई लाइन देके गए कि 10वीं पास जो बच्ची है उसको अतिरिक्त राशि कितनी मिलेगी, तो अतिरिक्त राशि मिलेगी दोस्तों 10,000 रुपये, यानी 31,000 रुपये मूल राशि है, लेकिन 10वीं पास है ये शर्त जुड़ी तो अतिरिक्त राशि होगी जी 10,000 रुपये, मतलब 41,000 रुपये हो गए। और यदि वो BA उत्तीर्ण है तो 31 में 20 और जोड़कर उसको दे दिए गए जी 51,000 रुपये। और यदि सीधा पूछ ले, डायरेक्ट ही पूछ ले कि कन्यादान हथलेवा योजना में 10वीं पास बालिका को कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आप बताएंगे 41,000 रुपये, और BA उत्तीर्ण को कितने दिए जाते हैं 51,000 रुपये। दोनों के शब्दों में अंतर है। अतिरिक्त राशि पूछ ले कि 10वीं पास को अतिरिक्त राशि कितनी मिलती है, जो SC ST या अल्पसंख्यक BPL में से है तो 10,000 रुपये मिलेंगे, और BA उत्तीर्ण को अतिरिक्त राशि कितनी मिलेगी तो 20,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन सीधा BA पास को 51 है और 10वीं पास को 41 है। ये सिचुएशन दोस्तों यहाँ है। जो अन्य श्रेणियाँ हैं उसमें मूल राशि है जी 21,000 रुपये, लेकिन यदि वो बच्ची 10वीं पास है तो उसको अतिरिक्त राशि मिलेगी 10,000, तो कुल राशि हो गई उसकी 31,000 रुपये। और यहाँ पर देखिए 20,000 रुपये, यानी जो BA पास है उसको अतिरिक्त राशि मिलेगी 20,000 रुपये, और कुल हो गया दोस्तों 41,000 रुपये। तो ये आपको प्रश्न की भाषा के हिसाब से देखना है, क्या उसने अतिरिक्त राशि पूछा है या सीधा पूछ लिया क्या जी कुल राशि जो है वो कितने मिलेगी। तो ये हमारी थी जी मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। अब आते हैं देखो इस सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की अंतिम योजनाओं पर। देखिए ये जो योजनाएं हैं ये योजनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन योजनाओं के बारे में हमें याद ये रखना है कि हमें इन योजनाओं के नाम याद रखने हैं, और छोटा छोटा मैंने इनका ब्रीफिंग का एक डिस्क्रिप्शन दिया है। आने की संभावना बहुत रेयर है। जो हमने 4 योजनाएं या 5 योजनाएं इससे पहले पढ़ी वो योजनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती है, लेकिन वही है कि कई बार एक प्रश्न में जब वो 4 प्रश्न आपसे पूछ ले, वो आपको कहे कि कौन सा विभाग है कौन सी योजना है, वहां पर ये स्लाइड दोस्तों हमारे काम आएगी। तो यहाँ पर 3 पेंशन योजना मैंने ली है। देखो तीनों के नाम में पेंशन है, तीनों के नाम के अंदर पेंशन है। पहला है जी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जो योजना प्रारंभ हुई 1 जून 1974 को। कौन सी राशि है, 2 कैटेगरी में राशि है। देखो यदि ये जो एकल नारी है महिला है, यदि उसकी उम्र 18 से 75 वर्ष है तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह दिए होंगे। ये प्रति माह है, देखिएगा राशि सबके अंदर जो है ये राशि दोस्तों प्रति माह होगी। और यदि 75 वर्ष से अधिक है तो उसको मिलेंगे 1,500 रुपये। लेकिन इसकी शर्त ये है कि उस एकल महिला की वार्षिक आय 48,000 रुपये, 48,000 रुपये से दोस्तों कम होनी चाहिए। दूसरा योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये योजना दोस्तों प्रारंभ हुई 29 नवंबर 1995 को। इस योजना में 3-4 कैटेगरी अलग अलग है। यदि 75 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति इस योजना के अंदर एलिजिबल है तो उसको 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, और 75 वर्ष या उससे अधिक वाले को मिलते हैं 1,250 रुपये। ये दोनों बातें याद रखिएगा। जो सिलिकोसिस बीमारी की हमने चर्चा करी उसके व्यक्ति भी इस योजना के पात्र हैं, और पीड़ित व्यक्ति को प्रति माह 1,500 रुपये सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। और यदि वो कुष्ठ रोग, उसको कुष्ठ रोग हुआ लेकिन वो मरीज ठीक हो गया, कुष्ठ रोग हुआ लेकिन वो मरीज क्या हो गया जी ठीक हो गया, वो भी इस योजना का पात्र है, और उसको 2,500 रुपये हमारी सरकार के द्वारा जो है वो दोस्तों वर्तमान में दिए जा रहे हैं। तो ये है आपका मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की वार्षिक आय दोस्तों 60,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। तीसरी और लास्ट योजना मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ कब हुई हमें डेटा कहीं नहीं मिलता, लेकिन इसमें क्या लाभ है वो देखिए। 55 या अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह, और 58 या उससे अधिक आयु के पुरुषों को इसमें 1,000 रुपये, यानी राशि दोनों में कॉमन है, राशि कॉमन है, लेकिन फंडा आयु का है। देखिए महिला है तो उसकी आयु 55 या अधिक, यानी 55 से अधिक आयु वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन यदि वो पुरुष है तो उसकी उम्र 58 या उससे अधिक होनी चाहिए, और दोनों में राशि कॉमन है कि दोनों को ही प्रति माह 1,000 रुपये की राशि जो है वो देय होगी। लेकिन इसमें भी इनकी वार्षिक आय दोस्तों 48,000 रुपये से जो है वो कम होनी चाहिए। तो ये 3 योजनाएं
इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम और बेसिक चीज़ें आप याद जरूर करके जाइए। मुख्यमंत्री एकल सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने चर्चा करी सामाजिक न्याय विभाग की जो योजनाएं हैं उनकी, जो राजस्थान में वर्तमान में संचालित है। महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैटर कम नहीं है दोस्तों, मैटर बहुत ज़्यादा है। ये मैटर आपको इतना याद रह गया तो आप रीट के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म जो है वो करके आएंगे। और जब हमारा आने वाली 3 या 4 वीडियोज़ में हम सारे डिपार्टमेंट को पूरा कर चुके होंगे, उसके बाद हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें वर्तमान सरकार के द्वारा जिन 25 योजनाओं को राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं घोषित किया गया है, जिनमें से कुछ हम पढ़ रहे हैं वो योजनाएं हैं और कुछ अन्य योजनाएं इसके साथ इंक्लूड करके और उसका एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन केवल हमारा आपसे जो है इतना निवेदन है कि जितनी ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा, व्यूअर्स आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, तो इससे थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम बेहतर कंटेंट जो है वो आपके लिए लाने का दोस्तों प्रयास कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए डिपार्टमेंट की नई योजनाओं के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।